दोस्तों, MHI 01 एंशिएंट एंड मिडिवल सोसाइटी आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्राचीन ग्रीस में दास प्रथा। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछता है आपके एग्जामिनेशन में। अगर आप मानव इतिहास के विषय में जानते हैं तो जो यूनान सभ्यता थी वो सबसे प्रभावशाली सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। अगर आप जो लोकतंत्र की शुरुआत की बात करते हैं, लोकतंत्र के शुरुआत की व्यवस्था जो है वो ग्रीस से ही मानी जाती है। जो पहला या प्रथम लोकतंत्र जिसे कहा जाता है वो वहीं का था। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो जो खेल या ओलंपिक जिसकी बात करते हैं तो एथेंस ओलंपिक की शुरुआत भी यहीं पर हुई थी। तो लोकतंत्र, कला, विज्ञान और दर्शन इन सब का उत्कर्ष ग्रीस काल में ही देखा जाता है। अरस्तु, प्लेटो जैसे महान दार्शनिक इस दौर में हुए हैं। लेकिन ग्रीस के इतिहास का जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वो है दास प्रथा। और यह दास प्रथा वहां के समाज, वहां की राजनीति और वहां की अर्थव्यवस्था का अभिन्न हिस्सा थे। अगर हम दास प्रथा की उत्पत्ति की बात करें तो दास प्रथा की उत्पत्ति मानी जाती है कि इसे जो वहां के राजा युद्ध करते थे तो जो युद्ध बंदी होते थे या समुद्री लुटेरे जो होते थे उनके द्वारा पकड़े गए लोग जो होते थे, कर्ज न चुका पाने वाले नागरिक होते थे या विदेशों से भी लोग खरीद कर लाए जाते थे, इन सब को वहां पर एंड्रापोडॉन या दास कहा जाता था। और जो एंड्रापोडॉन का मतलब होता है वो होता है दो पैरों वाला पशु। मतलब जो दास होते थे उनको व्यक्ति नहीं माना जाता था, उनको व्यक्ति नहीं माना जाता था। भारत में बहुत सारे इतिहासकारों ने दास व्यवस्था का वर्णन उस तरीके से नहीं किया जैसे कि आप यूनान में देखते हैं। जबकि इसी दौर पे जो मगध सभ्यता थी वहां पर दास को लेकर ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं माना जाता है। ठीक है, दास थे लेकिन ऐसे नहीं थे जिस तरीके से हम यूनान में देखते हैं। तो अगर हम दास प्रथा की मुख्य विशेषताओं को यहाँ पर देखें तो पहले बात करते हैं कि सामाजिक संरचना में दास का स्थान क्या होता है। तो जो ग्रीस समाज था वो तीन भाग में विभक्त था। पहला, जिसे हम कहते थे नेटिव या फ्री सिटीजन। ठीक है, नेटिव या फ्री सिटीजन। दूसरे होते थे मैटिक्स या इन्हें हम विदेशी नागरिक भी कहते थे। विदेशी नागरिक मैटिक्स कहा जाता था इनको। और तीसरे होते थे दास या स्लेव। ठीक है, तो ये क्रम हुआ करता था वहां के समाज का। इसमें से आप देखेंगे तो भाई जो दास होते थे उनको कोई भी नागरिक अधिकार प्राप्त नहीं होते थे। बेसिकली मैंने शुरुआत में कहा कि उन्हें व्यक्ति नहीं माना जाता था, वो संपत्ति हुआ करते थे। मतलब ये प्रॉपर्टी है किसी व्यक्ति के। ये जो उनका मालिक है उनकी इच्छा अनुसार वो कार्य करते थे। और सामान्यतया उनके साथ जो व्यवहार होता था वो काफी कठोर किस्म का होता था और इस व्यवहार को जायज ठहराया जाता था। मतलब अगर उनके साथ किसी तरह का ट्रीटमेंट हो रहा है और वो इल ट्रीटमेंट भी नॉर्मलाइज माना जाता था वहां की सोसाइटी में। तो दास व्यवस्था जो जो यूनान में डेवलप हुई थी वो एक तरीके से इस तरह की सिस्टम था जहां पर उनको न व्यक्ति माना जाता था और उनसे बहुत कठोर श्रम लिया जाता था और साथ ही साथ उनके साथ जो व्यवहार होता था वो काफी खराब होता था। आगे हम देखें तो दासों के कई सारे प्रकार वहां देखे जाते थे। तो दासों के प्रकार में पहला होता था जिसे हम कहते थे घरेलू दास। तो जो सामान्यतया घरों के कार्यों में जैसे भोजन बनाना, सफाई करना, बच्चों की देखभाल करना, ये सारे जो काम करते थे उन्हें घरेलू दास कहा जाता था। फिर आता था कृषिदास। तो कृषिदास में क्या होता था कि खेतों में काम करने वाले जो दास होते थे उन्हें कहा जाता था कृषिदास और ये बड़े जमींदारों की जागीर होते थे या उनकी संपत्तियां होते थे। औद्योगिक दास में जिनके पास खान हुआ करती थी, खासकर चांदी की खान, वहां पर जो लोग काम कर रहे हैं। इसके अलावा कुम्हार, लोहार, इन सब के रूप में कार्यरत जो लोग हैं उन्हें औद्योगिक दास कहा जाता था। इसके अलावा कई सारे ऐसे लोग होते थे जो राज्य की संपत्ति होते थे और राज्य उनको काम सौंपता था, जैसे पुलिसकर्मी, लेखाकार, सार्वजनिक कर्मचारी, ये सभी राजकीय दास के अंतर्गत आते थे। अगर हम अर्थव्यवस्था में इनकी भूमिका की बात करें तो ग्रीक अर्थव्यवस्था में जो सबसे महत्वपूर्ण शक्ति थी वो दासों का श्रम था। दासों के श्रम के आधार पर ही वहां का इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होता था। वो उत्पादन में मदद करते थे, खनन का काम करते थे, निर्माण कार्य करते थे, कृषि और घरेलू कार्यों में लगातार संलिप्त रहते थे। एथेंस जैसे शहरों में बहुत सारे अमीर नागरिक हुआ करते थे जिनके पास कई दर्जन दास हुआ करते थे और ये दासों का खरीद बिक्री भी वहां पर हुआ करता था। इनसे व्यवहार और इनकी स्थिति की बात की जाए तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि इन्हें व्यक्ति नहीं मानते थे, इन्हें संपत्ति माना जाता था, इसलिए इनकी खरीद और बिक्री भी होती थी। एक दास से दूसरे दास को एक्सचेंज भी किया जाता था। व्यवहार काफी अमानवीय होता था।
उन्हें मारना, सजा देना, कठोर श्रम करवाना ये बहुत साधारण सी बात हुआ करती थी। कई बार ऐसा होता था कि कुछ दास ऐसे होते जो अपने मालिकों की सहायता करते थे और युद्ध में उनके स्थान पर लड़ते थे, वीरता दिखाते थे। तो मालिक चाहकर कभी-कभी होता था कि मालिक ये सोचता था कि चलो ये हमारे लिए काम किया, इसको आज़ाद कर देते हैं, तो उन्हें आज़ादी मिल जाती थी और इसे मैन्यूमिशन कहा जाता था, जहाँ पर दासों को फ्री करने की व्यवस्था को मैन्यूमिशन कहते थे। अगर हम दास प्रथा की वैचारिकता और वैधता की बात करें तो ग्रीक दार्शनिक इन लोगों ने भी माना है कि भाई दास प्रथा के बिना समाज का निर्माण नहीं हो सकता है। ऐसे में इसे स्वाभाविक व्यवस्था माना गया। चाहे अरिस्टोटल की बात करें, चाहे हम प्लेटो की बात करें, इन लोगों ने स्पेसिफाई किया है कि कई सारे लोग जन्म से ही दास होते हैं और वो दूसरों की सेवा करने के लिए ही बने हैं। ठीक है। प्लेटो ने भी ये माना है कि एक आदर्श राज्य होना चाहिए, पर उसमें भी दासों की भूमिका को आवश्यक माना गया। मतलब स्पष्ट है कि वहां के समाज के अंदर दास व्यवस्था इनहेरेंट प्रॉपर्टी थी। इसलिए अगर आप देखेंगे तो प्राचीन ग्रीस समाज बहुत चकाचौंध था, लेकिन वहां पर दासों की मेहनत और उनका उत्पीड़न यह छुपा हुआ था। उस युग में आपने लोकतंत्र देखा, दर्शन देखा, विज्ञान की कई अवधारणाएं देखी, लेकिन यह भी सत्य है कि वहां पर सामाजिक असमानता और दासों का शोषण यह एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। दास प्रथा ने ग्रीस समाज को एक आर्थिक स्थायित्व तो दिया ही दिया, लेकिन अगर मानवीय दृष्टिकोण में चलेंगे तो उनके साथ काफी अन्यायपूर्ण व्यवहार वहां पर होता था। तो ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। बाकी अगले वीडियो में हम लोग MHI 1 के किसी और टॉपिक के विषय में डिस्कशन करेंगे। वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।